नमस्कार दोस्तों। अल्फा ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएएस मेंस के लिए रिवीजन मॉड्यूल और हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काफी सारा सिलेबस कवर कर लिया है। इससे पहले हम स्पोर्ट्स एंड योगा भी खत्म कर चुके हैं। तो आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 9th लेक्चर देख रहे हैं। तो देखो क्या है, अपने अपन सिलेबस वाइज चल रहे हैं। जो सिलेबस में जैसे जैसे टॉपिक्स दिए हुए हैं अपन उसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आपके 3-4 टॉपिक्स और बचे हुए हैं, तो वी विल फिनिश इट। आगे 3-4 और लेक्चर्स लगेंगे उसमें, और अब बहुत ज्यादा लेंदी बचा हुआ नहीं है। ठीक है, तो 9th लेक्चर में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे फंक्शंस मैनेजमेंट के। ठीक है, जो प्रबंधन है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, और उसके साथ में हम देखेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस और देखेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीएसआर क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, और मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या है, प्रबंधन के क्या क्या कार्य हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रबंधन है क्या। तो मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट है क्या, ये कोऑर्डिनेशन है रिसोर्सेज के बीच में, है ना। ये रिसोर्सेज को और ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स की तरफ ओरिएंट करने का काम करते हैं, और ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो ये बेसिकली मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट क्या है? इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन रिसोर्सेज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ड्राइव्स रिसोर्सेज टुवर्ड्स गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। अब आप बात करो तो जैसे हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पहले आपको याद होगा, अलग अलग व्यूज पढ़े थे, 7 व्यूज हमने पढ़े थे, इंटीग्रल, मैनेजेरियल और पब्लिक पॉलिसी व्यू, पोस्ट कॉर व्यू, सब्जेक्ट मैटर व्यू। तो ये सारे हमने 7 व्यूज अलग अलग पढ़े थे। वैसे ही जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के भी कुछ अलग अलग व्यूज हैं। जैसे कुछ अमेरिकन व्यू है, ये एंग्लो व्यू है, ये डब्ल्यू नहीं है ना, एंग्लो व्यू है, और कोई तीसरा व्यू अलग ही चल रहा है। तो देखो अमेरिकन व्यू है, इसमें रॉबिन्सन नाम के सपोर्टर है। ये एंग्लो व्यू है, इसमें तो आप मान लो जो इंग्लिश है, ब्रिटिश लोग हैं, वो इसके सपोर्टर्स हैं। और जो थर्ड व्यू है उसके सपोर्टर कौन है? फेयोल, मूने, रेले, गुलिक और उर्विक, क्लासिकल थिंकर्स। अमेरिकन व्यू देखो बेसिकली क्या कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन को ये ब्रॉडर अप्रोच बताता है और मैनेजमेंट को उसका पार्ट बताता है। जबकि एंग्लो व्यू जो है, इंग्लिश व्यू जो है, वो क्या कहता है? मैनेजमेंट ब्रॉडर है ना। हमने पहले भी बात की थी इस चीज की कि बहुत सारे व्यूज में ऐसा है कि ये मान लो ये एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। तो कह रहे हैं कि जो अमेरिकन व्यू है वो तो कह रहा है कि ये मैनेजमेंट है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। ये तो ये व्यू कह रहा है, ठीक है। परंतु ये व्यू क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट बड़ी अप्रोच है, मैनेजमेंट ब्रॉडर है और एडमिनिस्ट्रेशन इसमें पार्ट है ना। तो ये दोनों व्यूज हैं। फिर थर्ड व्यू है, थर्ड व्यू बिल्कुल सिंपल सी बात कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट भाई एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक ही बात को आप अलग अलग तरीके से कह रहे हो। एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले, पॉलिटिकल साइंस वाले इसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, और मैनेजमेंट पढ़ने वाले इसको मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसके सपोर्टर्स कौन है? फ्योल, मूने, रेले, गुलिक और उर्विक। फिर अपन बेसिक डिफरेंस देखें एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच में, तो ये डिफरेंस की देखो सबसे पहले बात की ओलिवर शेल्डन ने। इसमें अपनी किताब लिखी फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट, है ना, 1923 में ये किताब लिखी। देखो भाई ये किताबें आपको याद रखनी है ना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, पर जहां पर भी कुछ बात आएगी वहां पर ये सारी चीजें आप लिखोगे। जो पेपर चेक करने वाला है ना, वो स्कॉलर बैठा हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको ये सारी बातें बहुत ही अच्छी लगती है, उसका जी ऐसे राजी हो जाता है ये सब कुछ देख करके। तो आपको उसका जी ही राजी करना है, आपको मार्क्स फैच करने हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा ज्ञान का पेपर नहीं है, आपको कैसे मार्क्स फैच करने कहाँ कहाँ पर वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम डिफरेंस देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखो। तो एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा था क्या है? कलेक्टिव एफर्ट है मेड बाय वेरियस पीपल टुवर्ड्स अ सर्टेन गोल और ऑब्जेक्टिव। जबकि हमने मैनेजमेंट की बात की तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन रिसोर्सेज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ड्राइव्स रिसोर्सेज टुवर्ड्स गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये तो बेसिक डेफिनेशन देखी। फिर अपन ने एडमिनिस्ट्रेशन की बात, अलग अलग व्यूज तो देखे, पर जो ब्रॉडर तौर पे जो सोचा और समझा गया है उसमें क्या, एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजमेंट से बड़ा मानते हैं। तो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉडर अप्रोच है, मैनेजमेंट नैरो अप्रोच है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर्स इफेक्टिव लीडरशिप और कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, और मैनेजमेंट किसकी बात करता है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की। इसके अलावा देखो तो एडमिनिस्ट्रेशन डिटरमाइंस क्या, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए काम कैसा होगा, इफेक्टिव वर्क परफॉर्मेंस इन ऑर्गेनाइजेशन क्या मैनेजमेंट तय करेगा। ठीक है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव तो एडमिनिस्ट्रेशन बता देगा, और काम कैसे होगा वो मैनेजमेंट तय करेगा। फिर अपन देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवधारणा जो है, हमने पहले एनपीए देखा था, है ना। एनपीए जब देखा तो हम बात कर रहे थे पब्लिक, जो पब्लिक सेक्टर है उसमें रिफॉर्म्स की, पब्लिक सेक्टर में रिफॉर्म्स की। अब जब पब्लिक सेक्टर में आप रिफॉर्म कर रहे हो तो सिविल सर्वेंट उठ करके कह देंगे भाई पब्लिक में ही क्यों, प्राइवेट सेक्टर में भी रिफॉर्म करो। लोग भी कह देंगे। आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में कोई किसी के 5,000 करोड़ खा करके भाग जाए तो कोई उसके पीछे कोई फ्रेमवर्क नहीं था, है ना। तो ये रिफॉर्म्स की जरूरत थी। बहुत सारे स्कैम्स हो रहे थे, बहुत सारे स्कैंडल्स हो रहे थे। किंगफिशर एयरलाइंस, या फिर किंगफिशर ने किसी से पैसा ले लिया और वो भाग गया, नीरव मोदी ने किसी से पैसा ले लिया वो भाग गया। तो उस केस में ये जो हितधारक है यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, जैसे ये पैसा तो इनको बैंक ने दिया, पर बैंक के पास पैसा कहाँ से है? बैंक को आरबीआई ने तो नहीं दिया। जो यहाँ पर लोग हैं उन्होंने बैंक में पैसा जमाया कराया, तो उनका ही पैसा था ये। अब बैंक तो चलो रुक भी जाएगा, पर इन केस अगर 5-10 साल इनका केस चलता रहता है तो क्या ये लोग रुक सकते हैं इतने साल? ये तो बर्बाद हो जाएंगे। अगर कोई कंपनी है तो कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी।
तो अपन देखें कि 1991 में इसकी हमको जरूरत क्यों पड़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, कि 1991 के बाद में हमने प्राइवेट सेक्टर में जो रिफॉर्म्स किए, हमने पहले देखा था एलपीजी रिफॉर्म्स है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये जब रिफॉर्म्स किए और हमने पूरी दुनिया की कंपनीज को भारत में आमंत्रण दिया, तो रिफॉर्म्स, जो भी रिफॉर्म्स हुए उसके बाद में उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस नाम दे दिया, है ना। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि एनपीएम क्या है, जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है, वी कैन से एनपीएम इन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है ना। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बेसिक डेफिनेशन अगर इससे बनाए अपन, तो क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द सम ऑफ दोज आइडियाज, गोल्स, वैल्यूज और प्रिंसिपल्स विच इंस्पायर प्राइवेट सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर ये ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड इम्पार्शियलिटी। ठीक है, ये टार हमने पहले भी देखा था, ये टार एंड इम्पार्शियलिटी, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। अब इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करना, प्रोटेक्ट करना राइट किसका, स्टेक होल्डर का और शेयर होल्डर का, है ना। स्टेक होल्डर हो गया हितधारक, जो कंपनी में काम करता है, उसके एम्प्लॉयज हैं और बाकी लोग जो उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। शेयर होल्डर, जिसने उस कंपनी में कुछ शेयर्स खरीद रखे हैं, जो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही पर मालिक तो है। तो ये मालिक के हक की प्रोटेक्शन करना भी ड्यूटी बनती है, और स्टेक होल्डर के जो हक की प्रोटेक्शन करना भी ड्यूटी है। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है। फिर अपन देखें तो ये जो कंसेप्ट है ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, ये ब्रॉडली एक्सप्लेन किया इसने एडोल्फ ए बर्कली एंड सी मीन्स, है ना। इन्होंने एक किताब लिखी द मॉडर्न कॉर्पोरेशन एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इस किताब में इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या। शुरुआती दौर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बताने वाले लोग थे ये एडोल्फ ए बर्ली और सी मीन्स। तो ये याद रखना, ये बुक का नाम भी आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद में ब्रिटेन में देखो कैडबरी कमेटी बनी, और वो कमेटी ने इसके बारे में बहुत ज्यादा व्यापक तौर पे चर्चा की, और व्यापक तौर पे चर्चा करके इसको जो पॉपुलराइज करने का, रीपॉपुलराइज करने का काम किया, वो किसने किया, कैडबरी कमेटी ब्रिटेन में बनी उसने। फिर अपन देखेंगे कंपनी और कॉर्पोरेट है ना, या तो कंपनी या कॉर्पोरेट जो भी है, उससे प्रभावित होने वाले जो कौन कौन लोग हैं, है ना। हमने पहले बात की स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर की। आप देखो रेगुलेटरी जो स्ट्रक्चर है, उसमें कौन कौन लोग हैं, एक शेयर होल्डर्स हो गए, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, एक सीईओ हो गए और एक मैनेजमेंट हो गया। अब जो शेयर होल्डर्स हैं वो देखो बहुत सारे लाखों शेयर होल्डर्स हैं, तो शेयर होल्डर्स के बेसिस पे डिसीजन लेना है, वो काम करेगा कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब एक एक शेयर होल्डर से पूछोगे तो 5 साल लग जाएंगे कोई एक छोटा सा फैसला लेने में ही, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बैठाया हुआ है। ये शेयर होल्डर्स के लिए जो फैसला लेना होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे। फिर सीईओ हो गया, ये कंपनी के मैनेजमेंट का और कंपनी के एम्प्लॉयज का हेड है, तो ये कंपनी लेवल पर चीजें देखेंगे और ये शेयर होल्डर के लेवल पर चीजें देखेंगे। तो ये तो कंपनी का रेगुलेटरी स्ट्रक्चर हो गया, जो नियामकीय उसका ढांचा है वो हो गया। फिर स्टेक होल्डर की बात करें तो इसमें हितधारक कौन कौन है, इंप्लॉयज हो गए उसके, उसको सप्लाई करने वाला, जो भी उसको माल मटेरियल सप्लाई कर रहा है वो हो गया, उसके कर्जदार, उसके क्रेडिटर्स हो गए, उसकी कम्युनिटी हो गई, उसके कंज्यूमर्स हो गए, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। तो ये भी कंपनी से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो अपन बात करें इसके बाद में, तो हमने पहले जो चीज देखी थी ना वो यही देखी थी कि इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इन दोनों के राइट्स की रक्षा करना। रेगुलेटरी स्ट्रक्चर में जो जो लोग आते हैं, या फिर सिर्फ शेयर होल्डर्स भी बोल लो, क्योंकि ये तो इससे रिलेटेड ही है, और स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स के राइट्स की रक्षा करने का काम कैसे किया जाएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू। अब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फीचर्स देखें तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या कहता है, इट एम्फेसाइजेज ऑन, हमने पहले देखा टार, आपने पहले देखा होगा कॉर्पोरेट में, ये कॉर्पोरेट हो चाहे डेवलप्ड नेशंस हो, इसमें हमने ये दो चीज, एक ये कॉमन चीज देखी है टार वाली, है ना, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर इसमें इंपार्शियलिटी भी आ जाता है। तो ये क्या इंफेसाइज करता है कि जो प्राइवेट या कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें क्या आए, टार आए और इंपार्शियलिटी आए। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या कहता है कि कॉर्पोरेट को भी मीडियम ऑफ पब्लिक वेलफेयर बनना चाहिए, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस खुद पब्लिक वेलफेयर का मीडियम बन जाता है। फिर ये सपोर्ट करता है कि इसको डेवलपमेंट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अब आप देखते हो कि वो बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट ये सिविल सर्वेंट्स के लिए और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो हैं, कि आपको ऐसे मतलब जैसे मान लो कि वोटिंग चल रही है, तो आपको किसी का प्रचार नहीं करना है, किसी पार्टी का वो पक्ष नहीं लेता है, तो ये सारी चीजें हैं तो सही, पर ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं है, मतलब वोटिंग से लेकर के तो नहीं होना चाहिए क्या, पर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। फिर दिस इज ऑल्सो रेलिवेंट इन पीएसयू। अब पीएसयू देखो, पीएसयू है क्या, है तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पर लार्ज कंपनीज है ना, हजारों लाखों करोड़ों का टर्नओवर है जिनका, वो लार्ज कंपनीज है, तो उनमें भी ये रिलेवेंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली जो चीज है। फिर ये एम्फेसाइज करता है कि इस पे डेवलपमेंट ऑफ एथिकल वैल्यू इन कॉर्पोरेट एंड प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काम की, पैसे की, इकोनॉमी की, इफेक्टिवनेस की, ये सारी तो बातें होती हैं, पर एथिक्स जैसी चीजों की वहां पर कोई बात नहीं है। तो ये एथिकल वैल्यूज कहाँ से आती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसमें प्राइवेट सेक्टर में लाता है, और ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। तो ये बेसिक इसके फीचर्स हैं। अब अपन देखें कि ये इसका ओरिजिन क्यों हुआ, ये हमने पहले ही बात कर ली, और इसकी जरूरत क्यों हमको पड़ी। तो देखो इंपैक्ट ऑफ एलपीजी, है ना, 1991 में एलपीजी आया, उसके बाद में हमने रास्ता खोला किसके लिए, प्राइवेट कंपनीज के लिए, पूरी दुनिया से प्राइवेट कंपनीज आए, लोग आए और भारत में निवेश करें। अब भारत में निवेश करेंगे तो समस्याएं, दूसरी नई तरीके की समस्याएं पैदा होंगी, और उन समस्याओं का निवारण करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अवधारणा आती है। तो ये रीजन ऑफ ओरिजिन है।
फिर अपन देखें तो इन शॉर्ट द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ क्या शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स, ये हमने पहले ही बात कर ली, तो ये भी एक रीजन है इसके ओरिजिन का। फिर रिड्यूस क्या करना, स्कैम्स को रिड्यूस करना, स्कैंडल्स को रिड्यूस करना प्राइवेट और कॉर्पोरेट सेक्टर में। बहुत बड़े लेवल पर जो स्कैम्स हो रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में उनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही, कुछ बातचीत ही नहीं होती है, तो ये बातचीत करनी चाहिए, है ना। और क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा तो शेयर होल्डर्स का ही लगा हुआ है, तो स्कैंडल वहां पर प्राइवेट कंपनी में हो रहा है, पर शेयर पैसा किसका जा रहा है, शेयर होल्डर का जा रहा है। जब गवर्नमेंट में कुछ भी हो रहा है तो आप गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा रहे हो, तो प्राइवेट सेक्टर में कुछ हो रहा है तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबल होनी चाहिए। तो इस वजह से भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अवधारणा का ओरिजिन होता है। फिर इंस्पिरेशन की इसमें ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म में, जब हमने बात की एनपीए की, तो हम पब्लिक सेक्टर में रिफॉर्म कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स कर रहे हैं, तो इसमें क्यों रिफॉर्म्स नहीं होने चाहिए। फिर है ये इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे आईटी की ग्रोथ हुई वैसे वैसे इसकी नीड हमको ज्यादा लगी, तो ये ओरिजिन के कारण है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। फिर अपन इसका इम्पैक्ट देखें, तो इसके इम्पैक्ट में क्या क्या चीजें हैं। देखो, पहला तो ये इंश्योर करता है टार और इम्पार्शियलिटी, है ना। टार अब तक तो आपको याद हो गया होगा, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इम्पार्शियलिटी की बात करता है, ये रिड्यूस करता है क्या, स्कैम्स और स्कैंडल्स। जब आप एक बार एक कोई डेफिनेट फ्रेमवर्क बना दोगे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी थोड़ा तो ध्यान में रखना पड़ेगा चीजों को, कि क्या क्या बातें हैं उनका ध्यान रख करके ही काम किया जाए। फिर ये इंक्रीज करता है किसकी, ये रिलेटेबिलिटी ऑफ, नहीं रिलेटेबिलिटी नहीं है, रिलायबिलिटी, है ना, रिलायबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। फिर ये इंक्रीज करता है किसका, स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट। जब शेयर होल्डर को पता चलेगा कि हाँ भाई, अपना जो भी नुकसान या फायदा होगा वो बिल्कुल नीति संगत होगा, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा, तो ये स्कोप बढ़ाता है इन्वेस्टमेंट का, प्रॉफिट का। शेयर होल्डर ये ज्यादा से ज्यादा पैसा बाहर से भी लाने में फायदेमंद साबित होता है। फिर ये इंक्रीजेस फ्लो ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल इन अ कंट्री, हमने बात करी अभी। फिर इनेबल्स क्या, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बाय कॉर्पोरेट सेक्टर, ये हम आगे जब सीएसआर देखते हैं तब हम आगे बात करेंगे कि क्या है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के। फिर ये इनेबल करता है क्या, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को टू बिकम अ मीडियम ऑफ पब्लिक वेलफेयर, ये भी हम सीएसआर में देखेंगे कैसे पब्लिक वेलफेयर का मीडियम बनेगी। फिर ये डेवलप करता है एथिकल वैल्यूज इन प्राइवेट सेक्टर, है ना, क्योंकि एथिकल वैल्यूज की पहले कोई बात नहीं हो रही थी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया, फिर ये बात पहली बार शुरू हुई। ठीक है। फिर अपन देखते हैं एफर्ट्स, है ना। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एफर्ट्स लगाए, कुछ कमिटीज बनाई, कोई एक्ट बनाए, कुछ संस्थाएं बनाई, तो वो क्या क्या है हम एक बार ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग देखो यहाँ पर देखते हैं अलग अलग कमिटीज बनाई। कंपनी एक्ट लाए 2013 में, पुराना एक्ट था उसमें कुछ चेंजेस किए। सेबी बनाया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में। आईसीएआई बनाया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये सीए जो आपको पता होगा वो सीए यही अपॉइंट करता है। और फिर आईसीएसआई बनाया कंपनी सेक्रेटरीज के लिए। फिर एनएफएससीजी बनाया, नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये सारी चीजें 5-6 काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए, किसके लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। तो कमिटीज कौन कौन सी है, देखो 1997 में बनी ओंकार गोस्वामी कमेटी। फिर कुमार मंगलम बिरला कमेटी 99 में, नरेश चंद्र कमेटी 2002 में, नारायण मूर्ति कमेटी 2003 में, और उदय कोटक कमेटी 2017 में। फिर अपन कंपनीज एक्ट की बात करें तो इसमें देखो सीएसआर का प्रोविजन किया गया, सेक्शन 135 जो कंपनीज एक्ट है उसमें। फिर सेबी बनाया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड 1988 में स्टैब्लिश हुआ, फिर इसको वैधानिक दर्जा मिल गया 1992 में, स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया। ये प्रोटेक्ट करता है किसको, राइट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। फिर आईसीएआई बनाया, इट प्रिपेयर्स स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग पूरे देश में हो रही है, पूरे देश की कंपनीज अकाउंटिंग कर रही है। देखो एक है ना जीएपी होता है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, है ना, तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो संस्था है वो इसका ध्यान रखती है कि जनरल जो प्रिंसिपल्स है उनका ध्यान रखा जा रहा है अकाउंटिंग प्रिपेयर करने में, ताकि उनका एनालिसिस सही से हो सके, ऑडिट सही से हो सके। ठीक है। फिर आईसीएसआई है, ये प्रिपेयर करता है क्या, स्टैंडर्ड ऑफ जनरल मीटिंग ऑफ कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर। फिर इसके बाद में एनएफसीजी बनाया, तो ये एनएफसीजी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये गवर्नमेंट के अंडर में बना, इसका चेयरमैन जो होगा वो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर होगा, और ये अवेयरनेस क्रिएट करेगा किसमें, प्राइवेट और कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो ये बेसिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किए गए जो जो काम है वो है। फिर अपन प्रिंसिपल्स देखें, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। अब वो प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं कि प्रिंसिपल ऑफ राइट ऑफ शेयर होल्डर, अब हम इतनी देर से यही बात कर रहे हैं शेयर होल्डर स्टेक होल्डर वाली, तो ये प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर। क्या जो शेयर होल्डर है जिसने आपका एक शेयर लिया है, तो दो अलग अलग लोग हैं जिन्होंने एक एक शेयर लिया हुआ है, तो आप दोनों को सेम ट्रीट करोगे ना, तो ऐसा भी कोई प्रिंसिपल है। फिर प्रिंसिपल ऑफ राइट ऑफ स्टॉक, ये स्टेक होल्डर है ना, ये स्टॉक होल्डर स्टेक होल्डर कर लो इसको। ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आपने कह तो दिया कि शेयर होल्डर हैं, उनके बिहाफ पे डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेंगे, पर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी तो कुछ रिस्पांसिबिलिटीज होंगी, शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे लेंगे तो ये अपनी मनमर्जी से तो नहीं लेंगे, उनके उनके हितों की रक्षा करनी जरूरी है। फिर प्रिंसिपल क्या है, डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी का, और फिर लास्ट में प्रिंसिपल है किसका, इंटेग्रिटी का। तो ये 6 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं किसके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। सबसे पहला प्रिंसिपल देखें अपन, राइट ऑफ शेयर होल्डर, तो ये पार्टिसिपेशन और रोल इन डिसीजन मेकिंग, है ना, जो शेयर होल्डर है उनका रोल होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, पार्टिसिपेशन इनको होना चाहिए प्रॉफिट में, है ना, और इन्फॉर्मेशन ऑफ कंपनी आपको शेयर करनी पड़ेगी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ राइट ऑफ शेयर होल्डर, जैसे आप देखोगे आप किसी कंपनी का शेयर लेते हो तो आपको रेगुलरली वो कंपनी की मीटिंग हो रही है या फिर कुछ भी हो रहा है तो आपको मेल के द्वारा या वैसे इन्फॉर्म किया जाता है।
फिर आप देखो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर, तो इक्वल ट्रीटमेंट इन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एक शेयर पे अगर 5 रुपए बढ़े हैं तो ये प्रॉफिट भाई सबको मिलना चाहिए इक्वली, है ना, ऐसे नहीं कि किसी को तो 5 बढ़ा करके दे दिए, किसी को 4 दे दिए। फिर प्रिंसिपल आता है किसका, राइट ऑफ स्टेक होल्डर्स का। अब इनका जो स्टेक होल्डर, हमने हितधारकों की बात की, हितधारक कौन थे, इंप्लॉइज थे, तो उनका रोल होना चाहिए किसमें, डिसीजन मेकिंग में, और इनको लीगल राइट प्रोवाइड किया जाना चाहिए मैनेजमेंट के द्वारा। फिर प्रिंसिपल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीओडी। अब बीओडी शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू शेयर होल्डर्स, ये हमने पहले ही बात कर ली कि शेयर होल्डर्स की बिहाफ पे आप काम कर रहे हो तो आप रिस्पॉन्सिबल भी होनी चाहिए। फिर प्रिंसिपल आएगा किसका, डिस्क्लोजर या ट्रांसपेरेंसी का। तो ये ट्रांसपेरेंसी देखो किस में होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट कंपनी, जो इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट जो होगी तो वो ऑडिट कंपनी का सिलेक्शन होगा वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। फिर सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, ये सब, और फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज और प्रॉफिट ऑफ कंपनी। आपने देखा होगा बड़े बड़े चार्ट आते हैं न्यूज़पेपर में, और ये Q1 में इतना प्रॉफिट हुआ, Q2 में इतना प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट दिखाना कंपल्सन कर दिया है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी, ये एथिकल वैल्यूज और इंटेग्रिटी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में बात करेगा, कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की बात करेगा, एक संहिता बनाने की बात करेगा, है ना। तो ये बेसिक 6 प्रिंसिपल्स हैं। फिर अपन इसके बाद में देखो, ये हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो भी मैटर है वो देखा, है ना, क्या क्या देखा, एक बार शुरू से अगर अपन शुरू करें तो हमने पहले सबसे पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखी, फिर अपन ने व्यूज देखे, अमेरिकन, एंग्लो और थर्ड व्यू। फिर अपन ने देखा डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, क्या क्या प्रशासन और प्रबंधन में क्या डिफरेंस है, ओलिवर शेल्डन की हमने किताब के बारे में देखा, फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट 1923 में। फिर अपन ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखा जो कैसे शुरू होता है 1991 के रिफॉर्म्स के बाद में, इसकी क्या डेफिनेशन है, फिर ये इसमें क्या शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर्स के बारे में पता किया, और कैडबरी कमेटी ऑफ ब्रिटेन के बारे में बात की। एडोल्फ ए बर्ली और सी मीन्स की किताब मॉडर्न कॉर्पोरेशन एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी भी देखी। फिर हमने कुछ फीचर्स देखे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, जिसमें हमने टार देखा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज पब्लिक मीडियम ऑफ पब्लिक वेलफेयर देखा, कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की बात की, पीएसयू के लिए भी रेलेवेंट बनाया, एथिकल वैल्यूज की बात की, और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच बताया। फिर रीजन ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, तो ये इंपैक्ट है किसका, एलपीजी का, प्रोटेक्शन करने किसका, शेयर होल्डर्स के राइट्स का और स्टेक होल्डर्स के राइट का। फिर रिड्यूस करने क्या, स्कैम और स्कैंडल, इंस्पिरेशन किससे, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म से, और इम्पैक्ट किसका है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। फिर अपन इम्पैक्ट या इंपॉर्टेंस की बात करें तो टार आ गया, इम्पार्शियलिटी आ गया, स्कैम्स रिड्यूस हो गए, रिलायबिलिटी बढ़ गई, स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, फ्लो ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल बढ़ गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात हो गई, मीडियम ऑफ पब्लिक वेलफेयर बना दिया, और डेवलप कर दी क्या, एथिकल वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हमने 5-6 एफर्ट्स देखे क्या क्या है, कंपनी एक्ट, सेबी, आईसीएआई, आईसीएसआई और एनएफसीजी। उसके बाद में हमने ये 6 प्रिंसिपल्स देखे। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग लास्ट में बात करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की। अब देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी सीएसआर जो है एक कंपनीज एक्ट के सेक्शन 135 में मेंशन्ड है ना। अब सीएसआर बेसिकली है क्या, सीएसआर बेसिक ड्यूटी है ना, ड्यूटी या फिर लीगली बाइंडिंग ऑन, है ना, ऑन पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये लीगली बाइंडिंग क्यों है, क्या है, ये हम आगे देखते हैं। तो सीएसआर की डेफिनेशन देखिए, सीएसआर इज द सम ऑफ दोज एक्टिविटीज व्हिच आर ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर अगेंस्ट देयर प्रॉफिट। किसी कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट में से एक चंक, है ना, एक हिस्सा आपने, जैसे कि आप मानो ये मैंने यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगाई है ना, अब ये मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ भाई 5,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, और ये मेरे, ये फैक्ट्री है, ये इसके पीछे से नदी बह रही है, ये यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, ये यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं। तो अब जब मैं 5,000 करोड़ का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं अपने एम्प्लॉयज को बराबर सैलरी दे रहा हूँ, अच्छी ग्रोथ भी दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, है ना, और मेरा माल बाहर जा रहा है ना, रोड के थ्रू वापस आ रहा है, जो मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए वो, है ना, तो मैं एम्प्लॉयज का अच्छा ध्यान रख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। पर 5,000 करोड़ का प्रोडक्शन करने के लिए या प्रॉफिट लेने के लिए क्या मुझे ये नदी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना पड़ रहा है, ये पेड़ों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ये रोड में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो इसमें कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है, जब मेरी कंपनी खुद क्या कोई पोल्यूशन एमिट नहीं कर रही है, तो ये सब जब हो रहा है और 5,000 करोड़ रुपए आप इसको नुकसान पहुंचाते हुए कमा रहे हो, तो क्या आपकी ये ड्यूटी या क्या आपका ये रोल नहीं है, क्या आपकी ये मॉरल ऑब्लिगेशन तो थी ही, है ना, एटलीस्ट आप मॉरली तो इसका ध्यान रखते। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो लाया गया। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखोगे तो महिंद्रा फाउंडेशन का एक नन्ही कली प्रोजेक्ट चलता है, फिर एक प्रोजेक्ट सखी है हिंदुस्तान जिंक का, तो ये इसके एग्जांपल में आप देख सकते हो, इंटरनेट पे देखोगे इनकी फोटोज और वो आपको मिल जाएंगी। फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी में कौन कौन सी कंपनीज इंक्लूड होती है, जब अपने सेक्शन 135 की बात की है, किसमें, जो कंपनीज एक्ट है, कंपनी एक्ट है 2013 का, उसमें 135 सेक्शन है, इसमें सारी बातें बताई गई है, कौन कौन सी कंपनीज इंक्लूड होगी। सबसे पहले तो टर्नओवर होना चाहिए 1,000 करोड़ का, या फिर होनी चाहिए नेटवर्थ 500 करोड़ की, या फिर एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए 5 करोड़ का, है ना, ये पिछले 3 वर्षों में, है ना, पिछले 3 वर्षों में ये होना चाहिए कितना, 1,000 करोड़, 500 करोड़ और 5 करोड़। तो आपको ये लीगली बाइंडिंग बनाता है कितना, आपका जो प्रॉफिट है उसका 2% आपको पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज में खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक ये चीज हो गई। फिर ये क्या कहता है कि आप बनाओगे क्या, सीएसआर कमेटी,
उसका काम क्या होगा, वो एडवाइस करेगा आपकी कंपनी के मैनेजमेंट को क्या क्या आपको सीएसआर एक्टिविटीज करनी है। जैसे कहीं पर आपको पानी की टंकी लगानी है, या फिर कहीं पे वाटर कूलर लगाना है, या फिर कोई स्कूल में कुछ करना है, या फिर जो भी, कई कई कंपनीज तो हेलमेट बांट रही है, कई कई कंपनीज अलग अलग काम कर रही है ना, कई कई कंपनीज आपने देखा होगा चौराहों का मेंटेनेंस करती हैं, तो ये सारी उनकी सीएसआर एक्टिविटीज है। तो सीएसआर कमेटी बनानी होगी कंपनी के अंदर, वो सीएसआर कमेटी मैनेजमेंट को एडवाइस करेगी कि क्या क्या सीएसआर एक्टिविटीज कर सकते हैं। और इसमें सीएसआर एक्टिविटीज क्या क्या लिखी गई है इस एक्ट में: एजुकेशन, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, सैनिटेशन और प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ये बेसिक एक्टिविटीज लिखी हुई है। ये स्लाइड भी आप है ना रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीएसआर का क्वेश्चन आएगा तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन सीधा बनता है यहाँ से। ठीक है, तो सीएसआर एक्टिविटीज किस किस में होंगी: एजुकेशन, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, सैनिटेशन, प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। फिर टाइप्स ऑफ सीएसआर देखे अपन, तो सबसे पहले पर्यावरण आधारित सीएसआर है ना। कौन सी है? पर्यावरण आधारित, एनवायरमेंट बेस्ड सीएसआर। इसमें क्या है? कंजर्वेशन करना है किसका? नेचुरल रिसोर्सेज का। प्रमोशन करना है रिन्यूएबल एनर्जी का। और डेवलप करनी है कैसी? एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स को डेवलप करना है। आपका जो 2% पैसा खर्चा होगा वो एनवायरमेंट के प्रति, कंजर्वेशन करना हो चाहे नेचुरल रिसोर्सेज का, या फिर प्रमोशन करना हो रिन्यूएबल एनर्जी का, ये सब काम में लगेगा। ठीक है, फिर अपन बात करें ह्यूमन रिसोर्स बेस्ड सीएसआर की। तो जैसे कि सारे कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो मानव संसाधन है उनकी रक्षा करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करा दो आप। सबका हेल्थ इंश्योरेंस करा दिया। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज के ह्यूमन राइट्स हैं वो करा दिया। बेटर बेटर क्या कर दिया? सिक्योरिटी मेजर्स को अच्छा कर दिया। ये ह्यूमन रिसोर्स बेस्ड सीएसआर है। फिर कम्युनिटी बेस में देखेंगे तो एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया। फिर एक दानशीलता फिलेंथ्रॉफी बेस्ड सीएसआर है। इसमें क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, इकोनॉमिक ग्रांट दे देती है सीधे के सीधे, 1,000 करोड़ रुपए लो, हमारे प्रॉफिट का 2% हिस्सा है, या फिर जो भी है। ये मतलब आपको फिलेंथ्रॉपी बेस्ड, तो ये कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है। जैसे आप देखो ये कंपनी है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये लोग क्या करते हैं, इनकी पूरी बड़ी टीम है, और ये पूरी बड़ी टीम पैसा दे देती है किसी को, और उसको चेक करती है कि पैसा सही से खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कुछ टाइप्स हैं किसके? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। अब अपन देखें तो सीएसआर के बेनिफिट्स देखोगे आप तो इसको बेसिक 2 लेवल पे आप डिवाइड कर सकते हो, या तो सोशल, एक तो सोशल लेवल पे और एक कंपनी के लेवल पे। तो अपन कुछ कुछ पॉइंट्स देखते हैं, कौन से किस में जाएंगे वो अपन बात कर लेते हैं। इट इज अ मीडियम ऑफ पब्लिक वेलफेयर एंड सोशो इकोनॉमिक चेंज। ठीक है, जब आप सीएसआर बना देते हो, सीएसआर को बाइंडिंग कर देते हो, ये तो पब्लिक वेलफेयर का काम प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं। फिर रिड्यूस करता है किसका? वर्कलोड ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अकेले ही जो काम कर रही थी वो बर्डन रिड्यूस हो गया। फिर इट क्रिएट्स ब्रांड इमेज एंड इंक्रीजेस क्रेडिबिलिटी ऑफ कंपनी। अब आपने देखा होगा जैसे क्लासमेट की मान लो नोटबुक आती है, उस नोटबुक के पीछे लिखा हुआ आता है कि आप जब ये नोटबुक खरीदोगे तो 1 रुपया गरीब बच्चों के लिए जाएगा, या गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए जाएगा। तो ये कंपनी क्रेडिबिलिटी और ब्रांड इमेज को बढ़ा ही रहा है। फिर ये इंक्रीज करता है क्या? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता है, और इनडायरेक्टली कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। फिर ये मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को कि हाँ भाई हम ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो अच्छी चीजें प्रमोट करती है। वैसे तो मेरे को लगता नहीं है ऐसा कुछ होता होगा, पर हाँ मोटिवेट करता है, अपन को तो पॉइंट लिखना है। फिर ये डेवलप करता है क्या? कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। फिर ये करता है इंक्रीजेस पॉलिटिकल रिलेशन विद कंपनी एंड कोऑपरेट। फिर कॉर्पोरेट, ठीक है, फिर ये इंश्योर करता है क्या? क्वालिटेटिव गुड्स फॉर कंज्यूमर्स, है ना। और ये इंप्लीमेंटेशन में मदद करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। मतलब ये बेसिकली है ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, जो सीएसआर है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही इंप्लीमेंटेशन तो है। फिर आर्गुमेंट देखो, जो कॉर्पोरेट कंपनीज, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं, ये लोग क्या बात कर रहे हैं कि आपने ये सब कुछ कर तो दिया, पर हमारे कुछ आर्गुमेंट्स है। तो क्या क्या इनके आर्गुमेंट्स है? देखो कि सीएसआर एथिकल और मॉरल ड्यूटी तो होनी चाहिए, पर ये कंपलसरी क्यों है ना। ये कंपलसरी काम, पब्लिक वेलफेयर का जो काम था वो तो भाई सरकार का काम है। इसके लिए हम आपको कॉर्पोरेट टैक्स दे तो रहे हैं 30%, ये जितना भी परसेंटेज है, तो ये कॉर्पोरेट टैक्स दे तो रहे हैं, तो आप करो ना उससे। हमारे ऊपर ये तो आपने एक्स्ट्रा टैक्स जोड़ दिया। तो ये भी बात है कि डायरेक्टली सीएसआर क्या है? एक नए तरीके का टैक्स है। आपने 2% टैक्स ही तो कर दिया। 5 करोड़ आपकी अगर प्रॉफिट है तो 2% टैक्स दो, है ना। तो ये सीएसआर नए तरीके का टैक्स है। फिर ये इंक्रीज करता है क्या? गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस प्राइवेट सेक्टर में। आपको पता है हम आगे एनपीएम देखेंगे, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्राइवेट, जो गवर्नमेंट है उसको प्राइवेट जैसी। तो ये प्राइवेट सेक्टर क्या कह रहा है कि आप ऐसी हरकतें करके आप तो प्राइवेट को भी उल्टा गवर्नमेंट जैसे ही बना दोगे। फिर कंपनी हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम शेयर होल्डर। अब आप कह तो रहे हो 2% पैसा खर्च करो, पर कंपनी को तो एक पैसा खर्च करने के लिए शेयर होल्डर की परमिशन चाहिए, बीओडी की परमिशन चाहिए। तो ये परमिशन लेना भी तो उनके लिए जरूरी काम है, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। तो ये बेसिक आर्गुमेंट्स किसने दिए? कॉर्पोरेट और जो कंपनीज थी उन्होंने दिए। फिर इसके कुछ अपन लिमिटेशन देखेंगे और सजेशन अपन क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो लिमिटेशन तो क्या है? अपन इतने सारे सेक्टर्स पढ़े, एक बार देखो सेक्टर्स वापस देखो। इसमें अपने एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, एनवायरमेंट कंजर्वेशन हो गया, स्पोर्ट्स का प्रमोशन हो गया, सैनिटेशन और प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, अब वापस यहाँ पर आओ। एक्सपेंडिचर जो है वो 40% तो सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन में ही है, बाकी सेक्टर्स में तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। फिर जोग्राफिकल डिस्पैरिटीज है। अब आज मान लो महाराष्ट्र है ना, या आंध्र प्रदेश है,
वहां पर इतनी सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, तो जब महाराष्ट्र की कोई प्राइवेट कंपनी सीएसआर में खर्च करेगी तो वो क्या राजस्थान में आके करेगी क्या? है, या आंध्र प्रदेश की कोई कंपनी करेगी, वो नागालैंड में जाके करेगी क्या? तो वो तो उन्हीं के क्षेत्र का, जहां पर कंपनीज है वहीं का डेवलपमेंट हो गया। तो जो रीजन्स, जो कुछ रीजन्स है जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वो तो अनटच्ड रह गया सीएसआर से, क्योंकि वहां पर तो इतनी बड़ी कोई कंपनी होगी नहीं, होगी तो एक आधी होगी। ठीक है, तो ये जोग्राफिकल डिस्पैरिटीज है। फिर सीएसआर एक्टिविटीज क्या है, जनरली नॉट डन इन रूरल, काम नहीं हो रहा है। फिर अपन बात करें लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट सीएसआर, सीएसआर के बारे में अवेयरनेस भी नहीं है लोगों में, मीडिया में इतनी जागरूकता नहीं है कि ये लोग प्राइवेट कंपनीज खर्च कर रही हैं पैसा, तो कहाँ खर्च कर रही है, प्रॉपर्ली खर्च हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मान लो आपने हेलमेट वितरण किया और आपने 200 रुपए का हेलमेट है उसको 500 का बता करके और वितरण कर दिया, तो ये सब चेक कौन करेगा? ये ऑडिट भी तो किसी की जिम्मेदारी बनती है। फिर लैक ऑफ स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है, स्ट्रिक्ट प्रोविजंस नहीं है सीएसआर एक्ट में। जो जैसे कोई सजा वजा थोड़ी है सीएसआर एक्ट में, सीएसआर का कंप्लायंस नहीं किया तो कुछ बेसिक पेनल्टीज होंगी, वो है। फिर लैक ऑफ क्या है, कोऑपरेशन बिटवीन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंपनीज। अब देखो आपको पता है प्राइवेट कंपनी और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, आप मान लो थानेदार हो गया, आप मान लो तहसीलदार हो गया, एसडीओ हो गया, तो इनके बीच में कोई कोऑपरेशन की भावना नहीं रहती है, तो इस वजह से ये विकास का काम जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। पर जबकि अगर ये कोऑपरेशन बन जाएगा तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का 2% पैसा, एसडीओ को तो अच्छी तरीके से पता है कि कहाँ कहाँ पे जरूरत है, तो वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को बता दे और एसडीओ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पैसा दे दे, दोनों मिलकर काम करेंगे तो उसी सेक्टर में ये पैसा खर्च होगा जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये बेसिक लिमिटेशन किसकी, सीएसआर एक्ट में जो जो बातें की गई हैं उसकी। फिर अगर सीएसआर का बढ़ावा करना है, मतलब उसको इंप्रूव करना है, तो क्या क्या सजेशंस अपन मान सकते हैं? एक तो ये बेसिक कोई भी सजेशन मांगे करिकुलम में इसको ऐड करवा देना, है ना। तो स्कूल और कॉलेज के करिकुलम में सीएसआर एक्ट, जो एक्ट है उसको, या कंपनीज एक्ट है जिसमें सीएसआर की बात की गई है, उसके सेक्शन 135 को शामिल करना चाहिए। फिर पनिशमेंट के स्ट्रिक्ट प्रोविजंस होने चाहिए। सीएसआर एक्टिविटीज को रूरल एरियाज की तरफ फोकस करने के लिए आप कुछ बातें तो रख सकते हो। आपने भाई जब डॉक्टर्स को बाध्य कर दिया कि आप सर्व करोगे रूरल एरियाज में, तो क्या आप प्राइवेट कंपनीज को बाध्य नहीं कर सकते हो क्या? तो प्राइवेट कंपनीज को भी आप बाध्य करोगे, 2% पैसा है तो 1% भाई रूरल एरियाज में होना चाहिए। फिर वर्क शुड बी डन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सीएसआर एक्टिविटीज, जोग्राफिकल डिस्पैरिटी शुड बी रिड्यूस्ड, और फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कोऑपरेशन बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक इसके सजेशंस हो गए। तो ये हमने देखो सीएसआर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैनेजमेंट के फंक्शंस, ये सारी चीजें देखी। अब इसके बाद में हम एनपीएम चेंज मैनेजमेंट और बेसिक वो कुछ छोटे छोटे और टॉपिक्स हैं वो फिनिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।